नमस्कार, मैं खुशबू राव और आप देख रहे हैं दैनिक साथी। हरियाणा में रेवाड़ी के गांव आलियावास में जन्मे विज्ञान शिक्षक सत्यपाल सिंह को दिल्ली के विज्ञान भवन में जैसे ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया, प्रत्येक हरियाणवी गौरवान्वित हो उठा। खासकर रेवाड़ी के लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर देश में शिक्षकों के अद्वितीय योगदान को प्रोत्साहित करने के अलावा ऐसे शिक्षकों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता व संपन्नता के माध्यम से न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया हो, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी बेहद समृद्ध बनाया हो। वीरभूमि रेवाड़ी में जन्मे ऐसे ही विज्ञान के शिक्षक हैं सत्यपाल सिंह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से सम्मान पाकर किस तरह से अभिभूत हैं, वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से किस बात पर चर्चा हुई, इन तमाम बातों को लेकर अब बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित विज्ञान शिक्षक सत्यपाल सिंह से। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। क्या कहेंगे जिस तरह से आपको सम्मानित किया गया, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया, आपको पूरे हरियाणा से आप अकेले थे, चयन हुआ, तो किस तरह से देखते हैं इस पुरस्कार को आप? सर, पूरे राष्ट्र में मुझे सम्मान मिला तो ये बहुत ही गर्व का विषय है कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से मुझे सम्मानित किया गया और वहाँ पर पूरे देश से चुन करके उत्कृष्ट शिक्षक आए हुए थे, उनमें मैं शामिल हुआ। मेरे लिए गर्व की बात है ये। मैं हरियाणा सरकार शिक्षा विभाग और भारत सरकार शिक्षा विभाग का आभारी हूँ जिन्होंने मेरा चयन किया और मुझे इस काबिल समझा। तो सर, आपके बारे में कुछ जानना चाहेंगे, कहाँ से संबंध रखते हैं, कौन सा गांव है और किस तरह से यहाँ तक आप पहुँचे, क्या सफ़र रहा, कितनी चुनौती रही सर? मैं सर आलियावास गाँव है और ये शैक्षिक रूप से जो इनका खंड है वो खोल है और जो ये कह सकते हैं हम जमीन से संबंधित हमारा जो खंड है वो ढहीना है। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बुडोली खंड खोल जिला रेवाड़ी हरियाणा में पढ़ा रहा हूँ। मैं विज्ञान अध्यापक के तौर पर पढ़ा रहा हूँ और उसके साथ साथ मैं मौलिक मुख्य अध्यापक के रूप में भी कार्य कर रहा हूँ। पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में जानना चाहें तो क्या शिक्षक क्षेत्र से जुड़ा हुआ था, पेरेंट्स क्या करते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बड़ा मुकाम हासिल किया है, वहाँ तक पहुँचे? सर, बिल्कुल गरीब परिवार से हैं और माँ बिल्कुल अनपढ़ है, बिल्कुल कुछ नहीं उनको। पिताजी सीआरपी में थे लेकिन माँ का योगदान बहुत ज़्यादा रहा है उसमें। और माँ जब हम सोते थे उस समय भी माँ लगातार कहती रहती थी बेटा पढ़ो। उनको शायद पता था एजुकेशन के बारे में कि एजुकेशन से कोई व्यक्ति कहाँ तक जा सकता है। तो शाम के समय वो लगातार हमें कहती रहती कि मैं जगी हुई हूँ, आप पढ़ते रहो। सुबह भी वो 4 बजे हमें उठा करके और चाय और पानी वहीं पर चारपाई के पास ला करके दे देती थी कि आप पढ़ो, हाथ मुँह धो करके पढ़ो आप। तो उनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है सर। और वो हमें शाम के समय भी लगभग आधा घंटा शारीरिक रूप से भी हमें स्ट्रॉन्ग बनाती थी। वो कहती थी कि बेटा सीधा जाना है, सीधा आना है, अपनी बहन की तरह से हर जो लड़कियां हैं अपनी बहन की तरह समझना है। तो वो हमें नैतिकता का भी बहुत पाठ पढ़ाती थी। सामाजिक रूप से वो कहीं ना कहीं आज भी कायम है उनकी शिक्षाएं। इसके अलावा सर मैंने प्राइमरी जो एजुकेशन है वो गांव के स्कूल से ही प्राप्त की। उसके बाद चिमनावास से मैंने 8वीं तक मैं पढ़ा। 10वीं 9वीं और 10वीं मैंने राजकीय उच्च विद्यालय, उस समय उच्च विद्यालय था, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खोरी। और फिर मैंने +1 से लेकर के BSc फाइनल तक हाई कॉलेज में। और इतना और बताऊंगा सर कि मैं हाई कॉलेज से पास आउट हूँ BSc मेडिकल साइंस से। और मैं पिछले साल ही मैंने अपनी लैब में जहाँ मैं पढ़ा था वहाँ पे मैं डायग्राम बना के आया हूँ हाई कॉलेज में भी, आज भी जुड़ा हुआ हूँ वहाँ से। और इसके बाद में सर उसके पीछे रावरेंद्र एजुकेशन कॉलेज है, वहाँ से मैंने B.Ed M.Ed किया। और राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने MA पॉलिटिकल हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन किया। सर, जो NMS है क्या है कि जिस तरह से बताया गया कि आपने 45 छात्रों को स्कॉलरशिप दिलाई, एक बड़ा कहीं ना कहीं अचीवमेंट कहेंगे? जी सर, ये एक राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये आयोजित होती है और प्रत्येक राज्य के 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी इसमें भाग ले सकते हैं। सितंबर में इनके फॉर्म निकलते हैं, अभी भी निकले हुए हैं। और नवंबर के 2nd संडे को इनका टेस्ट होता है। और इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के बाद में 9वीं से 12वीं तक प्रति माह 1000 रुपये उनके खाते में सरकार द्वारा दिए जाते हैं और 48,000 रुपये की राशि +2 तक उन्हें प्राप्त होती है।
ये परीक्षा। सर, एक लैब के लिए एक आपकी उपलब्धि मानी जाती है कि आपने कहीं कहीं प्रैक्टिकल अप्रोच पैदा करने की कोशिश की बच्चों में, उसी का परिणाम है कि आज यहाँ तक आप पहुंचे। सर, जिस भी विद्यालय में होता हूँ उस विद्यालय में मैं प्रिंसिपल से लैब के लिए मैं कोई आर्थिक मदद नहीं मांगता, बल्कि शुरुआत अपने से करता हूँ सर। शुरुआत अपने से करता हूँ सर कि अपने लेवल पर मैं डायग्राम्स ड्रा करना, छोटी छोटी एक्टिविटीज करवाना। तो और जब मैं अपने लेवल पर शुरू करता हूँ तो प्राचार्य महोदय या बाहरी जो समाज के लोग हैं वो भी अनुदान के लिए तैयार हो जाते हैं और एक अच्छी लैब तैयार हो जाती है। उस लैब में पढ़ाना अपने आप में बड़ा ही आनंददायी होता है, क्योंकि विद्यार्थी हमेशा ये प्रयास करता रहता है कि मैं लैब में जाकर कुछ ना कुछ देखूं या करूं। तो वो छोटे छोटे विद्यार्थी मुझे कहते हैं सर आप लैब में लेके जाओ हमें। तो और वो खुद भी, जब मैं जीरो कॉस्ट और लो कॉस्ट एक्टिविटी बनाता हूँ तो खुद भी घर से तैयार करके लेके आते हैं। तो बड़ा आनंद आता है 6वीं 7वीं के विद्यार्थी जब नई नई छोटी छोटी एक्टिविटीज लेके आते हैं। सर, जैसे कि आपने बताया जीरो कॉस्ट एक्टिविटीज, आपका दिशा ऐप की बात करें, सीसीटी की बात करें, मॉडल की बात करें, तमाम ऐसी जो चीज़ें आपने क्रिएटिव बनाई, क्या उसके पीछे आपका अप्रोच चल रहा था, क्या मकसद था उस दौरान, क्या मन में था कि कभी यहाँ तक ये अवार्ड आपको मिलेगा? सर, सबसे बड़ी उपलब्धि तो ये रही मेरी कि मेरी लिखी हुई किताबें आज हरियाणा के समस्त सरकारी विद्यालयों में लागू है और बच्चे पढ़ रहे हैं और मेरे विचार वहाँ तक जा रहे हैं, बच्चों तक जा रहे हैं। तो 3री 4थी 5वीं की EVS झरोखा नाम से किताब लागू है, 4-5 साल हो गए पढ़ते हुए बच्चों को। और 6वीं से 8वीं तक साइंस मॉड्यूल्स की 2 किताबें अध्यापकों के लिए भी लाभदायी और विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायी है। इसके अतिरिक्त सर हमने CCT कंटेंट, क्रिएटिव एंड क्रिटिकल थिंकिंग कंटेंट पूरे स्टेट का अध्यापक वर्ग के लिए तैयार किया। बहुत ही अच्छी अप्रोच है उसमें कि कोई भी बच्चा किसी भी इमेज को देख करके उसके बारे में लिख सके, बता सके, अलग अलग विचारों से उस चीज़ को अभिव्यक्त कर सके। तो ये आगे आने वाले कंपटीशन में भी उनके लिए लाभदायक होता है। दीक्षा ऐप के ऊपर भी मेरे वीडियो चल रहे हैं सर। और चॉकलेट ऐप एक अध्यापक और विद्यार्थी के लिए होता है, उसका साइंस का कंटेंट 8वीं लेवल तक का मैंने बनाया है, राज्य स्तर का, वो भी है सर। और एक कल्चरल एक्टिविटीज में भी मैं बच्चों को लेके जाता हूँ, स्टेट तक लेके गया हूँ मैं स्वयं। सबसे ज़्यादा कल्चरल एक्टिविटीज में हिस्सा लेने वाला हरियाणा का प्रथम अध्यापक हूँ जिसने 10 की 10 विधाओं में 2 साल तक लगातार भाग लिया। एक रिकॉर्ड बना हुआ है, आज तक ये रिकॉर्ड किसी ने नहीं तोड़ा है सर। और 25 प्रमाण पत्र मुझे मिल चुके इन विधाओं में। तो एक इंद्रधनुष प्रतियोगिता होती है, कला उत्सव होता है, एक भारत श्रेष्ठ भारत होता है, रंगोत्सव होता है जो अध्यापक वर्ग के लिए और स्टूडेंट वर्ग के लिए होता है। तो इनमें भी मेरे बच्चे स्टेट लेवल तक जा चुके। और एग्जीबिशंस की बात करें, विज्ञान की एग्जीबिशन, तो 10 से अधिक बार हम साइंस एग्जीबिशन में और नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में एग्जीबिशन में मॉडल बनाए जाते हैं जो समाज उपयोगी होते हैं। और नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में रिसर्च पेपर तैयार किए जाते हैं जो PhD MPhil में बच्चे करते हैं। वो हम प्रयास 6ठी कक्षा के विद्यार्थियों में भी करते हैं और उनसे रिसर्च पेपर, छोटे छोटे रिसर्च पेपर तैयार करके उनको प्रेजेंट करते हैं। ये एक राष्ट्रीय लेवल की परीक्षा वो होती है, प्रदर्शनी। और आपको राष्ट्र है, ये रेवाड़ी के लिए खास हो जाता है क्योंकि आप रेवाड़ी निवासी हैं। एक कल्चर सा बनता जा रहा है कि लोग जो सरकारी स्कूलों से बच्चों को विमुख करते जा रहे हैं। ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे, जिस तरह से तमाम आपके प्रयास हमें दिखाया जा रहा है कि बहुत बेहतर व्यवस्था है, बावजूद इसके दूर जा रहे हैं बच्चे? बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक तो चकाचौंध हो गया कि वेल ड्रेस के अंदर बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं और उनका कार्य भी पेरेंट्स, क्योंकि उनके जेब से पैसे जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा उनका केयर करते हैं। सुबह नहलाना, उसके बाद बस तक छोड़ के आना, वापस लेके आना, उसके होमवर्क को चेक करना, उसके होमवर्क को कंप्लीट करवाना। तो इतना जब टाइम देते हैं, तो अगर सरकारी स्कूल में भी पढ़ने वाले बच्चों पर इतना टाइम अगर पेरेंट्स खर्च करें तो वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर होंगे। क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो अध्यापक है वो बहुत ही कई परीक्षाओं से गुजर करके और तब उनका चयन होता है, वेल क्वालिफाइड होते हैं। तो उनमें क्षमताओं की और ये कह सकता हूँ कि योग्यता उनकी काफ़ी उच्च होती है। तो वहाँ भी बच्चे अच्छा काम कर सकते हैं। दिव्या तंवर उसका उदाहरण है, जो कि उसकी सारी शिक्षा सरकारी स्कूल में हुई और 2 बार UPSC को उसने क्लियर किया। किसको समर्पित करेंगे इस पुरस्कार को, क्योंकि तमाम संघर्ष रहा होगा, पेरेंट्स का भी रहता है, तमाम चीज़ें रहती हैं। पहले तो सर माँ का काफ़ी योगदान है, लेकिन बच्चों को ये पूरी तरह से समर्पित है। और जो राशि हमें मिलेगी इसमें 50,000 रुपये, वो भी बच्चों के लिए खर्च होने वाली है। हम अपने घर एक पैसा ले जाने वाले नहीं, उस राशि में से बच्चों, जो गरीब बच्चे हैं उनके ऊपर ही खर्च होगी ये राशि।
और क्या करने वाले, लैब ही बनाने वाले हैं इसमें, क्या जिस तरह से आप लगातार लैब के इसमें लगे जो रहते हैं? आर्थिक रूप से कम संपन्न है उनकी फीस में या फिर जो स्टेशनरी होती है बच्चों की वहां पर खर्च होगी राशि। जब क्योंकि सर लैब का तो मैं अपनी पॉकेट से कर लेता हूँ, वो तो मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ। जिस तरह दिल्ली आप पहुंचे, क्या महसूस कर रहे थे जब रेवाड़ी से चले? तो आप दिल्ली पहुंचे, एक राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार मिलना एक जीवन का एक सपना होता, लोग नहीं कर पाते, आप कहीं ना कहीं मैं हरियाणा शिक्षा विभाग, पूरे हरियाणा शिक्षा विभाग और पूरी हरियाणा सरकार का शिक्षा जगत का प्रतिनिधित्व कर रहा था। बहुत अच्छा लग रहा था और मैं आभारी हूँ हमारी हरियाणा सरकार का, शिक्षा विभाग का, कि उन्होंने मेरा चयन किया, मुझे इस काबिल समझा। और पूरे हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हैं आप, तो अपने आप को बड़ा गर्व महसूस होता है। बहुत ही अच्छा लग रहा था सर। राष्ट्रपति के हाथों जब पुरस्कार मिल रहा था तो क्या अभी कुछ दिमाग में चल रहा था? फिर कैसी यात्रा रही है 2-3 दिन की, जित रहे होंगे आप? राष्ट्रपति महोदया बहुत ही विनम्र है और एजुकेशन से जुड़ी हुई है। वो खुद एक शिक्षिका रह चुकी और उन्होंने अपने संबोधन में कहा भी है कि मैं अपने शिक्षकों को और अपने बच्चों को जिनको मैंने पढ़ाया है बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मुझे आज भी याद बहुत आते हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ी हुई है और एक शिक्षाविद से पुरस्कार ग्रहण करना अपने आप में सुखद अनुभूति होती है। प्रधानमंत्री जी से भी इंटरेक्शंस आज आपका लोगों का हुआ है, तो क्या वार्ता हुई, क्या उन्होंने कुछ मूल मंत्र दिया? क्योंकि कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं प्रधानमंत्री जी खुद भी। प्रधानमंत्री जी तो बहुत ही एक अद्भुत व्यक्तित्व के धनी है और मैं ये कहूँ कि हर क्षेत्र में वो एक एक्सपर्ट हैं। हर विषय में हम ये समझते हैं कि वो पूर्णतया है, उनको पूर्ण ज्ञान है, चाहे वो टेक्नोलॉजी का हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे राजनीतिक हो, वो सारे का सार ज्ञान के भंडार हैं। हमारे अंदर भी उन्होंने बहुत ही वो एनर्जेटिक व्यक्तित्व के धनी है। हमारे अंदर भी उन्होंने बहुत ही स्टेमिना और एनर्जी को भर दिया कि उन्होंने जब अपने बचपन से लेकर के और जब तक वो पढ़े, उनके गुरु आज भी उनको याद हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके जो गुरु हैं वो आज भी उनसे जुड़े हुए हैं और उनको अभी भी पत्र लिखते हैं। तो वो उन्होंने बहुत ही संस्मरण सुनाए अपने गुरुओं से संबंधित और उन्होंने ये भी कहा कि गुरु का हमेशा सम्मान करो। माँ तो जन्म देती है लेकिन उसके जीवन को संवारने वाला अध्यापक होता है। और मैं ये प्रधानमंत्री महोदय ने ये भी कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि जब भी आप कोई फंक्शन करें तो उसमें अपने जो गुरु हैं उनको अवश्य इनवाइट करें। तो उनके दिमाग में, दिल में गुरुओं के प्रति बहुत ही आदर है, सम्मान है। वो मैंने पहली बार उनको देखा। एक पद्मश्री की बात हो रही थी, शायद उस पर भी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री लगातार कोशिश में रहते हैं कि क्या बदलाव जमीनी स्तर पर हो रहा है, उसके बारे में उन्होंने जानना चाहा। तो क्या आपसे भी शायद बात हुई है? जी सर, उन्होंने पूछा कि पद्मश्री जो अवार्ड होते हैं क्या उसमें कुछ बदलाव आया? तो मैंने उठ करके जवाब दिया था सर कि बिल्कुल आया है और धरातल से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं जो बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं समाज के लिए। उनको भी आपने अच्छी पहचान दिलाई राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और जिनका बैंक बैलेंस जीरो है, अभी लेखक हैं साउथ से, तो जिनका बैंक बैलेंस जीरो है, केवल मात्र 700 रुपये उनके अकाउंट में थे और उनको जब ये इस पुरस्कार के लिए चुना गया तो उन्होंने कह दिया था कि ये पुरस्कार मुझे बाई पोस्ट भेज दीजिए, मैं आने में असमर्थ हूँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे महान व्यक्तियों को सरकार द्वारा चुना जाता है तो उसमें पुरस्कार की गरिमा बढ़ती है और निसंदेह जो प्रशंसनीय लगे हुए होते हैं पुरस्कार से संबंधित, वो भी हट जाते हैं कि हाँ सरकार अच्छे व्यक्तियों का चयन करती है। इसी प्रकार से आपने और भी देखे होंगे जो पौधारोपण में जिन्होंने अपने पूरा जीवन लगा दिया, जो नंगे पैर राष्ट्रपति भवन में आ रहे हैं, तो वो देखो कहीं ना कहीं चयन में बिल्कुल स्पष्टता है और एक तरह से ये कह सकते हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। जो व्यक्ति काबिल है उनको गवर्नमेंट पुरस्कार दे रही है, बहुत अच्छा लगता है। पुरस्कार मिला बेहद गौरव की बात है। क्या मैसेज देंगे हरियाणा के तमाम शिक्षकों को, तमाम स्टूडेंट्स को? ये मेरा अहोभाग्य है कि ये प्रोफेशन मुझे मिला। शायद पिछले जन्म में मैंने अच्छे कर्म किए होंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में मुझे काम करने का अवसर मिला, क्योंकि शिक्षा जो है वो समाज के रूप से जुड़ी हुई होती है और बच्चों के भविष्य। एक विद्यार्थी जब बहुत ऊंचाइयों पर, माँ बाप और अध्यापक की, कोई भी आप पड़ोसी हो सकता है ईर्ष्या करे जब कोई व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचता है तब, लेकिन माँ बाप और शिक्षक का यही होता है कि मेरा स्टूडेंट पढ़ाया हुआ या मेरा बच्चा बहुत ही ऊंचाइयों तक जाए
ईर्ष्या भाव नहीं होती। कोई भी अध्यापक नहीं चाहता कि उसका विद्यार्थी मजदूरी करे। बहुत ऊंचाइयों तक गर्व महसूस होता है जब हम एग्जाम्पल देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे विद्यार्थी है, यूपीएससी भी क्लियर किया हुआ है, जब हम उन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए उनका एग्जाम्पल देते हैं तो बहुत ही गर्व की अनुभूति होती है कि हमने कुछ ना कुछ किया है। और मैं अध्यापकों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को जब यूपीएससी देखना चाहते हैं, आईएएस देखना चाहते हैं, आईपीएस देखना चाहते हैं, डॉक्टर इंजीनियर देखना चाहते हैं, तो क्यों ना उन गरीब बच्चों के अंदर भी वही प्रतिबिंब आपको नजर आना चाहिए। और उसी स्टेमिना से जिस प्रकार से फोकस आपने अपने बच्चों पर किया हुआ है वही फोकस उन गरीब बच्चों के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि एक अच्छे अध्यापक का गुणगान हमेशा, वो जब वृद्ध हो जाता है, रिटायर हो जाता है, तो भी उनका जो पढ़ाया हुआ स्टूडेंट है उसका नाम जरूर लेता है। जो अच्छा अध्यापक होता है तो उनका वो अमर हो जाते हैं उस कार्य को करने के लिए। तो सभी अध्यापकों से विनती है, मैं ये कोई आदेश नहीं कर रहा, लेकिन एक विनती है कि हम अपनी आजीविका हमारी उससे जुड़ी हुई है गरीब बच्चों से, तो इनके ऊपर पूरी तरह से डेडिकेट होकर, समर्पित होकर के और इन बच्चों को पढ़ाना चाहिए, इनका भविष्य बनाना चाहिए ताकि जीवन में वो अमर हो जाए। एक लास्ट क्वेश्चन, एक भेदभाव के आरोप भी चयन में लगे पहले कभी, क्या एक ये फेयर चयन प्रक्रिया का परिणाम था कि आप वहां तक पहुंचे? पहले तो पुरस्कार के लिए मैंने सर बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मुझे पुरस्कार के लिए अप्लाई करना है। मेरा ट्रांसफर मेवात में हुआ तो थोड़ा सा दूर था, दूरी ज़्यादा थी और 5 नंबर ट्रांसफर में मिलते थे इस पुरस्कार के लिए, तो मैंने थोड़ा सा सोच लिया। तो मैंने ट्राई काफ़ी समय बाद में शुरू किया और मैं चौथी बार नेशनल के लिए ट्राई किया था, 4 बार मैंने स्टेट के लिए ट्राई किया था। 2021 में मेरे को स्टेट अवार्ड मिला है सर, और 2022 में मेरे को एक भारत रत्न से सम्मानित, पद्मश्री पद्म विभूषण से सम्मानित महान शख्सियत जो विज्ञान में जिनका बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम है, जिन्होंने 56 किताबें केमिस्ट्री की लिखी हुई है और नैनो टेक्नोलॉजी के फादर माने जाते हैं इंडिया के, और भारत के प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय वैज्ञानिक परिषद के अध्यक्ष रह चुके लंबे समय तक, प्रोफेसर CNR राव, जो 2 अवार्ड देते हैं साल में टीचर्स को और 2 साइंटिस्ट अवार्ड देते हैं। तो जिसमें एक तो कर्नाटक का होता है, एक थ्रू आउट इंडिया से लिया जाता है। तो थ्रू आउट इंडिया से मेरा सिलेक्शन हुआ था, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय था ये कि एक शिक्षाविद जो विज्ञान से संबंधित है वो मेरे को सम्मानित कर रहे थे। 28 जून 2023 को मुझे वो अवार्ड मिला सर, और अब मेरा ये राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 के लिए चयन हुआ।